नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। तो हमने कल तक कर लिया था 4 पार्ट कक्षा 6 के राजस्थान अध्ययन के, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है, पहले अभी यहाँ पर केवल कहानी गई है, तो जो भी चीज़ ऐसी है जो हमारे पढ़ने वाली नहीं है हम उसे स्किप करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलते हैं। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं था कि जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि जिले हैं और संभागीय व्यवस्था है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। तो पहले ऐसा नहीं था, वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं था। मुख्यतः विभिन्न रियासतें विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी कि जैसे सभी अपने अपने अलग अलग राज्य हों, जैसे मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। तो पूछ ले कि पहले आज़ादी से पहले जो राजस्थान था उसमें शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन था? तो जो शासक था, शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा था। शासन का यह प्रकार राजशाही या शासन कहलाता था कि जिस टाइप का शासन जिसमें राजा जो होता है, शक्ति का केंद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? राजशाही शासन कहते हैं। अब हम जानते हैं राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाह और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। तो अभी जैसे वर्तमान में कौन कौन है जो अपने शासन व्यवस्था चला रही है? तो हम देखें कि भाई जिला कलेक्टर है और पटवारी है, वीडीओ है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और भी कई पद हैं। तो पहले क्या था? रियासती टाइम के अंदर केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी कौन थे? राजा, मंत्री, बख्शी और खजांची। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन है? राजा था उस समय में। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन चलाते थे। पूछा जाए कि रियासती काल में राजा जो है वो अपना शासन कैसे चलाते थे, तो वो चलाते थे अपने सलाहकार और मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से। आगे हम पढ़ते हैं मंत्री। अब हम जानते हैं मंत्री के बारे में। मंत्री, एक मिनट। मंत्री राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? तो राजा करता था। किस लिए करता था? शासन कार्य में सहायता हेतु। मुख्यमंत्री को दीवान कहते थे। मंत्री को नियुक्त करता था राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु, और जो मुख्यमंत्री होता था या जो प्रमुख मंत्री होता था उसे दीवान कहते थे। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी दिया हुआ है अगला। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। कि पूरा सेना का मेंटेनेंस हम कह सकते हैं कि जो सेना का मेंटेनेंस है वो कौन करता था? बख्शी करता था। कि इनके पास में सारे इक्विपमेंट्स है क्या, कि ये किस तरीके से अरेंज्ड हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही है, उन्हें वेतन टाइम पे दिया जा रहा है, या कोई चीटिंग कर रहा है तो उस बारे में जानने में ये बख्शी वगैरह का काम था ये सब। आगे हम जानते हैं खजांची। खजांची दिया हुआ है। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित करना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेजर इंग्लिश में ट्रेजर हो गया। तो खजांची क्या हो गया? जो राज्य में कितनी आमदनी हो रही है, खर्च कितना हो रहा है, बैलेंस बराबर रह रहा है क्या, कि कहीं राज्य कर्ज में तो ना डूब जाए, राज्य की उन्नति हो, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए कौन था? खजांची था, कि राजकोष में वृद्धि हो। अगला है परगना अधिकारी। परगना अधिकारी दिया गया है। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। वर्तमान राजस्थान में देखा जाए कि जो स्टेट है वो किस में डिवाइड है? डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो राज्य है वो जिला में विभाजित है। तो रियासती काल में जो राज्य होता था वो किस में विभाजित था? परगनों में विभाजित था। और इनको मैनेज कौन करता है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। और जो परगना अधिकारी है उनकी व्यवस्था कौन देखता था? जो परगने थे उनकी व्यवस्था देखता था परगना अधिकारी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। तो सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम पंचायत उस समय भी थी। ग्राम का जो प्रशासन है उसे कौन संभालती थी? ग्राम पंचायत। आगे अब हम पढ़ते हैं जागीरदारी व्यवस्था। अभी हमने पढ़ी है राजशाही व्यवस्था, अब हम पढ़ेंगे जागीरदारी व्यवस्था।
एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य है। कि अगर राज्य व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें सारे कार्य सुव्यवस्थित होने चाहिए, तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, वो आवश्यक है। कि प्रशासन अगर अच्छा होगा तो उस राज्य की जो व्यवस्था है, संरचना है, कार्य प्रणाली है, वो सब भी अच्छा ही होगा। राज्य के मध्यकाल का राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। कि जो मध्यकाल था राजस्थान का, उस टाइम किस पे डिपेंडेंट था? राजस्थान का शासन राजा पर और जागीरदारी व्यवस्था पर। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। अब यहाँ पे रक्त संबंध कैसे कह रहे हैं राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था को? कि जो राजा होता था उसके कई बेटे होते थे, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे तो अगला राजा बना देते थे, और जिसके बाकी बेटे होते थे तो वो नाराज ना हो जाए इसलिए सभी को एक अलग अलग जागीर दे दी जाती थी, और उनके जागीर के अधिकार, जिनका अंडर में जागीर आती थी, उसे जागीरदार बोला जाता था। तो इस तरीके से जागीरदारी जो व्यवस्था है वो क्या हुई? रक्त संबंध वाली हुई। कि जो राजा और जागीरदार हुए वो आपस में हुए तो कहीं ना कहीं भाई ना या और कोई रिश्ते में लगते होते थे, तो रक्त संबंध या इनका कुल गोत्र समान होता था। तो पूछा जाए कि जो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था है उसमें कैसा संबंध था? रक्त संबंध था और कुलीय भावना थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। तो अगर पूछा जाए कि जो जागीरदार है उसका कार्य का क्या था, तो जागीरदार का कार्य था कि जो जागीर उसे दी गई है उसकी सुरक्षा करना और उसका शासन संचालन करना। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरदारी पर ध्यान की जाने लगी। तो पहले किस पे व्यवस्थित था? रक्त संबंध और कुलीय भावना पर, बाद में योग्यता के आधार पर ही। कि अगर जो जागीरदार है वो योग्य नहीं होगा, उसके अंदर खुद में डिसिप्लिन नहीं होगा, वो राज्य को कैसे डिसिप्लिन में रख पाएगा? तो बाद में जो जागीरें हैं, जब लोगों में थोड़ा सा आइडिया आने लगा कि नहीं ये चीज़ें इस समय इस तरीके से खराब हो रही है, तो बाद में क्या किए जाने लगी? योग्यता के आधार पर किया जाने लगा। फिर है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। अब जागीरदारी व्यवस्था का हम देखते हैं कि प्रारंभ हुआ कैसे। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया है। कि अगर पूछा जाए कि जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ माना जाता है, तो हम कहेंगे कि राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप जो है उसका जो उद्गम है वो कब से माना जाने लगा? राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ माना गया। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। विभिन्न शाखाएं जैसे कि चौहान, कछवाहा और सिसोदिया, गुहिल, राठौड़, तो ये सभी विभिन्न शाखाएं होगी। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था आरंभ की। कि रियासतों ने किस लिए जागीर व्यवस्था आरंभ की? उनकी सुरक्षा के लिए और शासन व्यवस्था के लिए। कि एक आदमी जो है वो पूरे एक बड़े स्टेट को कैसे नहीं कंट्रोल कर सकता, तो वो अपने अलग अलग जगह पर अपने एक एक आदमी भेज देता था ताकि जो पूरा राज्य है उसकी शासन व्यवस्था उसके कंट्रोल में रहे। हर जो जगह है उसका जो शासन है और जो सुरक्षा है वो सुचारू रूप से देखी जा सके। आगे है जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। कि जो जागीरदारी व्यवस्था है उसका स्वरूप किस प्रकार का था? राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित थी। सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी कि मैंने बताया कि उनका कुल या गोत्र समान होता था, रक्त संबंध होता था। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। कि जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होते थे उन पर राजा किसे नियुक्त करता था? जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। कि अभी जैसे इनके अंदर रक्त संबंध है, ये गोत्रीय कुलीय संबंध है, तो इनमें स्वामी सेवक वाली भावना नहीं होती थी। इनमें भाईचारे की, सौहार्द की भावना पर आधारित थी ये व्यवस्था। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। कि जब मध्य काल आता है, यानी कि जब मुगलों का काल आता है, मैक्सिमम देखा जाए तो उस समय में जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन आता है। कैसे आता है हम देखते हैं। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। जो मुगल काल में मुगलों से संधि की थी ना, उस कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। कैसे होगी? कि मुगल शासकों से संधि कर रहे थे तो अभी इन्हें सुरक्षा की तो कोई टेंशन थी नहीं कि अब तो बाहर से अटैक होगा नहीं, क्योंकि बाहर से जो आए थे वो मुगल थे। तो जागीरदारों को
उस सुरक्षा वाली जिम्मेदारी इन पर रही नहीं। मुगलों से संधि कर ली तो कुछ शासन व्यवस्था में भी इन्हें मुगलों की चीज़ें माननी पड़ी, जिसका जागीरदारों के पास ये रही नहीं। तो जो शासक थे उनकी नज़रों में जो जागीरदारी पोस्ट है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, जागीरदारों से उनकी शक्तियाँ छीन ली गई, तो इस कारण इन पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए, जो शासक थे राजा और थे वो क्या बन गए, मुगल मनसबदार बन गए। जैसे हम पढ़ते हैं जो राजा मान सिंह था, जो हल्दी घाटी के युद्ध में होता है अकबर के साथ में महाराणा प्रताप के विरुद्ध, उसके पास में जो थी वो 7,000 मनसबदारी थी। तो वो था तो राजस्थान का शासक ना, तो क्या बोला गया है, शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लग गए कि देखो अब तो हमारे पास में, हम तुमसे ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पर हैं, तुम्हारे पास में तो कोई पावर भी नहीं है, तो उनके साथ में स्वामी जैसा व्यवहार करने लग गए। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे कि युद्ध होता था तब ये सेना को चीज़ें मेंटेनेंस करते थे, शांति होती थी तब प्रशासन को चीज़ अच्छे से मेंटेनेंस करते थे, उसमें सेवाएं देते थे। लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, कि कर व्यवस्था कर दी गई मध्यकाल में, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता है। जागीर पट्टे में किसका उल्लेख किया जाता है, मध्यकाल में कर व्यवस्था निर्धारित की गई थी उसके बारे में। मुगल प्रशासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। जो रियासतें थी उनका प्रशासन अब कितने विभाजित हो गया, परगनों में और ग्रामों में। अंग्रेजों का शासन, अब अंग्रेजों का शासन आया तब क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त हो गया, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत वो जो पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जो कॉलोनाइज था, कॉलोनीकृत हो चुका था जो, और रियासती भारत की जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो मेवाड़ रियासत है वो राजस्थान के एकीकरण तक थी, तो दूसरा रियासती विभाग आ गया। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। जो ब्रिटिशकालीन भारत था उस टाइम जो भारत किस में बना हुआ था, केंद्र शासित प्रदेशों में और 11 प्रांतों में। पूछा जाए कितने प्रांत थे ब्रिटिशकालीन भारत में, तो 11 प्रांत। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, कि भारत का एक गवर्नर जनरल होता था, उसके अंडर में हर प्रांत में या हर केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग गवर्नर जनरल होते थे। हम पढ़ते हैं एजेंट टू एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, पॉलिटिकल एजेंट पढ़ते हैं हम, तो ये सभी इसके अंडर में होते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, भारत का गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन समाप्त हो गया और अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। कि 1857 की क्रांति से पूर्व जो है वो राजस्थान के जो भारत का शासन है वो किसके अंडर में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उसे याद हुआ कि इस तरीके से काम नहीं चला जाएगा, तो जो भारत का 1857 की क्रांति के बाद में जो है वो किसके अंडर में चला गया, क्राउन रूल के अंडर चला गया, यानी कि जो ताज था ना उसके अधीन चला गया, इंग्लैंड की संसद के अधीन चला हो गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया, कि जो अब गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा, कि अंग्रेज सरकार अब विभिन्न अधिनियम लाने लगी, कि जैसे कि 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 भारत आज़ादी का अधिनियम, तो ये अलग अलग अधिनियम लाकर भारत का प्रशासन चलाने लगी। 1935 ईस्वी का भारत सरकार का अधिनियम, जिसे कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 1937 को लागू किया। पूछा जाए अगर कि भारत सरकार का 1935 का अधिनियम कब लागू हुआ, तो वो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ है, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। कि 1935 का जो अधिनियम था जिसे 1 अप्रैल को लागू किया गया, तो उससे किस में परिवर्तन लाया गया, तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि राजस्थान में एकीकरण से पहले है ना एक ही जगह पर विधानसभा थी, और वो एक जगह कौन सी थी, वो थी यही अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ही एक ऐसी जगह थी राजस्थान की जिसमें एकीकरण से पहले एक विधानसभा थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के अधीन के स्थान पर पहले कौन इसका प्रशासन संभालता था, विदेश एवं राजनीतिक विभाग। अब क्या कह रहे हैं कि विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया।
1935 के अधिनियम से पहले अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन जो था वो था विदेश एवं राजनीतिक विभाग के अधीन में, लेकिन 1935 के अधिनियम के बाद में, जो कि 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ, उसके बाद में जिसका प्रशासन है वो किसके अंडर में आ गया? भारत सरकार के गृह विभाग के अधीन आ गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा जाने लगे। कि क्या परिवर्तन आया भारत सरकार के अंडर में गृह विभाग में आने पर? कि जो इसके कानून थे वो किसके द्वारा बनाए जाने लगे? संघीय कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। पहले किसके अंडर में था? विदेश एवं राजनीतिक विभाग के अधीन में था। कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल। 1935 अधिनियम जो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ, किसके अंडर में आ गया? भारत सरकार के गृह विभाग के अधीन आ गया। अब इसके कानून कौन बना रहा था? संघीय कार्यपालिका बना रही थी। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कि देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1948 में। और कब समाप्त हुई? 1956 में। डेट पूछा जाए तो कई जगह पर 17 आता है, कई जगह पर 18 मार्च आता है। 18 मार्च 1948 से प्रक्रिया पूर्णतः शुरू होती है। और कब एक राजस्थान है वर्तमान स्वरूप में आता है? 1 नवंबर 1956 को आता है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए। कि राजस्थान की जब प्रथम विधानसभा बन रही थी तो उसके लिए चुनाव कब हुए? 1952 में हुए। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो मुख्यमंत्री है ना, उसका निर्वाचन होता है, उसकी नियुक्ति नहीं होती, ना ही उसका चयन होता है। मुख्यमंत्री के जो है वो निर्वाचन होता है, और उसका निर्वाचन अब जैसे सारे मंत्री चुने गए, अब उनमें से एक को नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? बहुमत दल के नेता को। और जो राष्ट्रपति है वो भी निर्वाचित होता है। आगे अब हम ये एंडिंग में पढ़ते हैं क्या शब्दावली दी गई है। दिया गया जागीर पट्टा, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है, वो है जागीर पट्टा। मनसबदारी, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली कि जितनी ज़्यादा मनसबदारी होती थी ना, उतनी हाईएस्ट पोस्ट होती थी। कि 6,000 है, कि 7,000 है, कि 5,000 है। तो जो मान सिंह था उसके पास में थी 7,000 मनसबदारी। निर्वाचित है, चुना हुआ। अब आगे देखते हैं प्रश्न। अभ्यास प्रश्न दिया गया है। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो खजांची तो क्या करता था कि कितना कर हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितनी आमदनी है, तो वो खजांची का काम था। जो बख्शी था वो करता था सेना को वेतन देना और सेना संबंधी कार्य करना। आगे है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमने पढ़ा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। और इनका निर्वाचन होता कब है? ये कब चुने जाते हैं? इनका कार्यकाल कब होता है? ये होता है इनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 से लेकर कब तक होता है इनका? 1 नवंबर 1952 तक। होता क्या है कि इनसे पहले जो होते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो निर्वाचित नहीं होते, वो केवल चुने गए हुए होते हैं। उन्हें केवल ऐसे किया जाता है कि हाँ अब तुम हो अगले सीएम। कोई चुनाव नहीं होता। तो जो पहला चुनाव करके बनता है सीएम वो होता है टीकाराम पालीवाल। लेकिन टीकाराम पालीवाल से जस्ट पहले जो वो होते हैं वो होते हैं जय नारायण प्रकाश। लेकिन जब प्रथम चुनाव होते हैं तब जय नारायण प्रकाश नहीं जीत पाते, वो हार जाते हैं। तो पूछा जाए कि प्रथम बार जो उपचुनाव होते हैं ना, तो वो किस समय में होते हैं? पहली विधानसभा के चुनाव में ही होते हैं। इस समय में 17 उपचुनाव होते हैं। इन उपचुनावों में जय नारायण व्यास जो हैं वो जीत जाते हैं और वो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वैसे जो जय नारायण व्यास है ना, वो होते हैं तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। पहला मनोनीत मुख्यमंत्री जो है वो है हीरालाल व्यास। हरिदेव जोशी के बारे में बता दूं कि ये 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कितनी बार? 3 बार सीएम बनते हैं, लेकिन ये एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में क्या है कि ये जो हैं ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम है राजस्थान के। ठीक है, इसी के साथ में जो हमारा आज का पाठ है वो ख़त्म होता है। इन प्रश्नों को आप करके देखें। चलिए ये मैचिंग भी मैं करवा देती हूँ। इसमें क्या बोला गया है? जागीर पट्टा। तो इसमें हमने पढ़ा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख मिलता है। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो ग्राम है। और मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है? मनसबदारी है। अब नीचे दिए जो अति लघुतात्मक, लघुतात्मक, निबंधात्मक प्रश्न है, इनको अपने पेपर के अकॉर्डिंग देखिए, इनसे उत्तर देखिए। अब जो हम हैं अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। आज हमारे 5 चैप्टर पूरे होते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे 6ठे चैप्टर के साथ में। और तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।